हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने और अपनों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। मैं पढ़ा रहा था मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा ये पार्ट 3 जाएगा वीडियो। और मैं लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाया था बंदा बहादुर के बारे में, जो सिख संप्रदाय था, उससे रिलेटेड ये पर्सन था। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो है सिख जो है कई टुकड़ों में बट जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसके बाद की घटना, जब सिख संप्रदाय जब कई टुकड़ों में बट गया, उसके बाद देखेंगे। चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप। तो हम लोगों ने पढ़ा था बंदा बहादुर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकी मृत्यु के बाद सिख जो है सिख कई टुकड़ों में बट गए। कई टुकड़ों में बट गए। ठीक है, कई टुकड़ों में बट गए थे सिख। अब जो ये सिख जो टुकड़े बटे थे, ये जो सिख टुकड़े जो बटे थे, इनका विलय हो गया था। किसमें क्या हो गया था? इनका विलय हुआ था। ठीक है, विलय किसमें हुआ तुम्हारा? इनका विलय हुआ दल खालसा में। किसमें? दल खालसा में विलय हुआ। ठीक है, ये दल खालसा में विलय हुआ। ठीक, किसके नेतृत्व में? नेतृत्व किसने किया था इसका? नेतृत्व याद रखेंगे। नाम है किसका? कर्पूर सिंह के नेतृत्व में। किसके? कर्पूर सिंह के नेतृत्व में दल खालसा का विलय हुआ था। कब हुआ था? इसकी डेट याद रखेंगे। दल खालसा का विलय 1784 में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे तुम्हारा ये जो दल खालसा था तुम्हारा, ठीक है, किसके अधीन में था? मतलब ये दल खालसा जो है तुम्हारा, ये जस्सा सिंह, किसका नाम है? जस्सा सिंह अहलूवालिया इनके नियंत्रण में ये वर्किंग कर रहा था। ठीक है ना, इनके नियंत्रण में ये वर्किंग कर रहा था। जब दल खालसा का विलय हुआ था तो उस समय में नेतृत्व करने वाले कर्पूर सिंह थे, लेकिन जस्सा सिंह अहलूवालिया ने इसका संरक्षण आगे बढ़ाया। किस प्रकार से आगे काम करता है उसके बारे में हम अब देखते हैं। ठीक है ना, अब बात करेंगे तुम्हारा इस दल खालसा में। ठीक है ना, ये जो दल खालसा था तुम्हारा, ये 12 दलों में बट गया था। कितने दलों में बटा? ये बात याद रखेंगे। ये 12 दलों में बटा। कितने में बटा? 12 दलों में ये बट गया। दल खालसा 12 दलों में बट गया तुम्हारा। ठीक है, और जो ये 12 दलों में बटा है, इसको बोला जाता है मिसल। क्या कहते हैं तुम्हारा? इस दल को बोलते हैं हम लोग मिसल। क्या बोलते हैं हम? मिसल। ये वर्ड याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मिसल अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका मतलब होता है अरबी भाषा का, इसका मतलब होता है समान। क्या होता है इसका मतलब? समान होता है, मतलब सबको इक्वल समझना। ठीक है ना, हमने पढ़ लिया क्या? 12 दलों में बटा हुआ था दल खालसा, 12 दलों में बटा। इन 12 दलों में, ठीक है, इन 12 दलों में बटा, इसको हम मिसल बोलते हैं। ठीक है, इस मिसल में जो सबसे फेमस जो मिसल था, सबसे फेमस जो हुआ तुम्हारा, क्या नाम था उसका? सबसे फेमस वाले का बताइएगा। सुकर चकिया मिसल। क्या है? सुकर चकिया मिसल जो है तुम्हारा, ये 12 मिसलों में सबसे फेमस मिसल था सुकर चकिया मिसल। ठीक है, अब जो सुकर चकिया मिसल के जो तुम्हारा नेतृत्व कौन कर रहे थे समय में? चरत सिंह। क्या नाम रखेंगे? चरत सिंह, ये नेतृत्व किया था। बात समझ में आया ना? सुकर चकिया का नेतृत्व किसने किया था? इनके नेतृत्व में सुकर चकिया मिसल जो है तुम्हारा इतना फेमस हो पाया और फल फूल पाया। यही है रणजीत सिंह के दादाजी हैं ये। ठीक है, चरत सिंह। आगे हम देखते हैं चरण सिंह के पोते होंगे तुम्हारे। इनके पोते का नाम क्या था तुम्हारा? रणजीत सिंह। क्या? रणजीत सिंह से तुम्हारे इनके पोते थे रणजीत सिंह। ठीक है ना, इनके पिता का क्या नाम था? रणजीत सिंह के पिता का नाम बताएंगे जरा। दो तीन पॉइंट है वो, देखो इंपॉर्टेंट है। इनके पिता जो थे तुम्हारे महासिंह थे। कौन थे? महासिंह, ये पिता थे इनके। ठीक है, और दादा कौन थे? दादा आपको पता लग गया दादा कौन थे? चरत सिंह। कौन थे? चरत सिंह इनके दादाजी थे। ठीक है ना, और ये अगर पूछा जाएगा किस मिसल से थे तो सुकर चकिया मिसल से। किससे? सुकर चकिया मिसल के थे। बात समझ में आ रही है ना?
ये शुक्रचकिया मिसल के थे, क्योंकि चरत सिंह ही जब जो थे तुम्हारे शुक्रचकिया मिसल के नेतृत्व किया था उन्होंने, और इन्हीं के उसमें तुम्हारा शुक्रचकिया मिसल ही आगे जा कर के फेमस होता है। और रणजीत सिंह, दिलीप सिंह, ये सारे यहीं से अभी निकलेंगे, ठीक है ना। शुक्रचकिया मिसल से रिलेटेड था तुम्हारे, क्या शुक्रचकिया मिसल से रिलेटेड था रणजीत सिंह। आगे हम देखेंगे रणजीत सिंह के बारे में। पहले याद रखेंगे इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था बताएंगे, 1780 में जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी तुम्हारी, ये साथ में लिख लेंगे, मृत्यु हुई थी इनकी 7 जून 1839 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। रणजीत सिंह का जो तुम्हारा शासन जो था तुम्हारा, इसका राज्य तो है इनका क्या, राज्य कितने सूबों में बटा था, पहले राज्य लिखेंगे। राज्य कितने सूबों में बटा था, 4 सूबों में बटा था। कितने में बटा था, 4 सूबों में। इनका राज्य 4 सूबों में बटा था। कौन कौन से सूबे हैं वो चारों का नाम याद कर लेंगे। 4 सूबे कौन कौन से थे तुम्हारा, एक तो था पेशावर, एक पेशावर सूबा था, और एक कश्मीर था, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, ठीक है ना। जो महाराजा रणजीत सिंह थे, इनका राज्य जो है ना 4 सूबों में बटा हुआ था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, ठीक है। और यही लाहौर के शासक बनते हैं बाद में, थोड़ा ध्यान देंगे, सॉरी, इस लाहौर के शासक बनते हैं ये, लाहौर के शासक बनेंगे बाद में। शासक कब बनेंगे लाहौर के शासक, ये बात याद रखेंगे। लाहौर के शासक कब बनेंगे, 1798 से 99 में ये शासक बनते हैं। कहाँ के, लाहौर के शासक बनते हैं। जब ये शासक बनते हैं लाहौर के शासक बनते हैं, तो तुम्हारा ये क्या करते हैं, अमृतसर की संधि होती है। क्या होती है यहाँ, अमृतसर की संधि हो जाती है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, अमृतसर की संधि हो जाती है। कब हो जाती है अमृतसर की संधि, याद रखेंगे, ठीक है। लाहौर के शासक बने थे तुम्हारे 1798 से 99 के बाद, उसके बाद में होती है अमृतसर की संधि। किससे जुड़ी हुई है, तो ये बात याद रखेंगे, रणजीत सिंह से। किससे जुड़ी हुई है, रणजीत सिंह से जुड़ी हुई है। कब हुई थी अमृतसर की संधि, 25 अप्रैल 1809 को हुई थी अमृतसर की संधि। किस किस के बीच में हुई थी तुम्हारी, एक थी चार्ल्स मैटकॉफ, और दूसरी तरफ कौन थे तुम्हारे, रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को साफ स्पष्ट दिखाई दे, है ना। रणजीत सिंह और मैटकॉफ के बीच में तुम्हारी क्या हुई थी, तुम्हारी अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है ना। और इनके बारे में थोड़ा सा एक बात और, एक आध पॉइंट और याद रखेंगे। ये जो रणजीत सिंह थे तुम्हारे, इनके 2 मंत्री थे। क्या, 2 मंत्री थे, एक विदेश मंत्री और एक होंगे तुम्हारे इनके वित्त मंत्री। जरा बताएंगे कमेंट में, इन विदेश मंत्री कौन थे और वित्त मंत्री कौन थे। लिखेंगे यहाँ अजीजुद्दीन। क्या, वित्त मंत्री कौन थे, अजीजुद्दीन इनके क्या थे तुम्हारे, वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री थे। और दीनानाथ होंगे तुम्हारे इनके वित्त मंत्री, दीनानाथ, ठीक है ना। दीनानाथ इनके वित्त मंत्री थे तुम्हारा, ठीक है ना। इन्होंने ही 1813 में, कब, 1813 में शाह शुजा से, कौन से, शाह शुजा से कोहिनूर हीरा वापस लिया था। क्या लिया था, कोहिनूर हीरा वापस लिया। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है ना, कि रणजीत सिंह ही थे 1813 में शाह शुजा से इन्होंने कोहिनूर हीरा वापस लिया था तुम्हारा। रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग क्या है। अब रणजीत सिंह के बाद ये जब अमृतसर की संधि हो जाती है, अमृतसर की संधि के बाद में होता क्या है, अब जो सिख होता है ना तुम्हारा, जो सिख संप्रदाय होता है तुम्हारा, ठीक है ना, सिख साम्राज्य जो तुम्हारा, इसमें अस्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है तुम्हारी, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, क्या, मृत्यु के बाद सिख संप्रदाय में अस्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है। बात समझ में आया, अस्थिरता आ जाती है। इससे क्या होता है, अस्थिरता आ जाती है तो इससे आने से तुम्हारा, अस्थिरता के आने से आंग्ल सिख युद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है तुम्हारा, क्योंकि अब जो है ना, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में कोई भी शासक ऐसा रह नहीं गया जो अच्छे से अंग्रेज़ों के साथ में तालमेल बैठा करके चल सकता था, ठीक है ना। तो सिख संप्रदाय में यहाँ अस्थिरता आ गई तुम्हारी, मतलब राजा कोई था नहीं,
जब राजा नहीं था तो बगावत तो होना ही था। अब यहाँ से बगावत हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है आंग्ल सिख युद्ध। क्या हेडिंग डालेंगे? आंग्ल सिख युद्ध। क्या? आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है ना। आंग्ल सिख युद्ध स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 2 युद्ध होते हैं इसके, यह होगा पहला और यहाँ डालेंगे दूसरा, ठीक है। 2 युद्ध होंगे, पहला और दूसरा। दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरा वाला बहुत लंबा भी जाएगा, ठीक है ना। पहला वाला जो युद्ध हुआ था इसमें याद रखेंगे एक तरफ रहेंगे अंग्रेज और दूसरा होगा सिख, ठीक है। यहाँ जो थे कौन थे जरा बताएंगे मेरे को? अंग्रेजों में कौन था? हैं, इसमें 2 चीज़ें, दो लोग होंगे, एक होगा गवर्नर जनरल और एक होगा कमांडर इन चीफ। ये 2 जने थे, ठीक है। सर हेनरी हेडिंग, क्या नाम है? हेनरी हेडिंग। कौन थे तुम्हारे ये गवर्नर जनरल थे। कौन थे? गवर्नर जनरल थे। और बताएंगे ज़रा कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर इन चीफ लिख लेंगे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। कमांडर इन चीफ कौन था? याद रखेंगे गफ था। कौन था? गफ था। और इधर से सिख में कौन था तुम्हारा? सिख में भी होंगे एक लाल सिंह थे एक, और दूसरे थे तेजा सिंह। क्या नाम था? तेजा सिंह, ठीक है ना। और जो तुम्हारे जो लाल सिंह जो थे ये कौन थे? तुम्हारे मुख्य सेनापति थे, ठीक है ना। मुख्य सेनापति थे किसके? सिख संप्रदाय के, ठीक है ना। और तेजा सिंह कौन थे तुम्हारे? ये सेनापति होंगे, सेनापति। मतलब प्रधानमंत्री भी यही थे। ये क्या थे? प्रधानमंत्री भी, सिख संप्रदाय के पीएम भी यही थे, प्रधानमंत्री भी यही थे, ठीक है ना। और ये युद्ध जो होता है ये ख़त्म किससे होता है? यहाँ एक होती है संधि। संधि का नाम याद रखेंगे, लाहौर की संधि। कौन सी संधि? लाहौर की संधि। लाहौर की संधि से ये युद्ध जो है तुम्हारा विराम हो जाता है, ठीक है ना। ये युद्ध विराम हो जाता है। और लाहौर की संधि कब होती है तुम्हारी? याद रखेंगे 9 मार्च 1846 को, ठीक है। लाहौर की संधि कब होती है? 9 मार्च 1846 को। ये पहला युद्ध चलता कब से कब तक है? ये भी डेट याद रख लेंगे तुम्हारा 1845 से 1846 तक चलता है, ठीक है। अब जो दूसरा युद्ध हुआ था तुम्हारा 1849 में युद्ध हुआ था। पहले तो ये पॉइंट याद रखेंगे कब युद्ध हुआ था। ये 1849 में ये युद्ध हुआ था तुम्हारा, ठीक है। इसमें जो है ना 3 जगह पर मेन युद्ध होंगे, ठीक है ना। 3 जगह पर ये युद्ध होंगे। और इसमें गवर्नर जनरल जो था तुम्हारा, इसमें गवर्नर जनरल जो था तुम्हारा लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम याद रखेंगे? लॉर्ड डलहौजी यहाँ गवर्नर जनरल था, ठीक है। और इसमें हुए थे 3 युद्ध। क्या वो कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध। अब एक एक करके तीनों युद्ध दिखेंगे, ठीक है हम लोग, ठीक है ना। 3 युद्ध हुए थे। अब तीनों युद्ध के नाम बारे में जरा हेडिंग डालेंगे। 3 युद्ध। क्या? 3 युद्ध। ये 3 युद्धों के बारे में हम एक एक करके अब जानेंगे, ठीक है। पहला हुआ था चिलियानवाला की लड़ाई। किसकी? चिलियानवाला, ठीक है। चिलियानवाला का युद्ध हुआ। एक यहाँ युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध कहाँ हुआ था? रामनगर का युद्ध हुआ था, ठीक है। रामनगर कहाँ है जरा बताएंगे? अभी मौजूदा पाकिस्तान में है ये जगह। कहाँ है? पाकिस्तान में। और तीसरा हुआ था गुजरात में। गुजरात का युद्ध हुआ था, ठीक है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत। ये याद रखेंगे कि जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध था उसमें 3 जगह पर युद्ध लड़ा गया था तुम्हारा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी तुम्हारा अंग्रेजों की तरफ से थे, ठीक है। और इसके अंदर ये 3 युद्ध होंगे। तीनों के देखेंगे कौन कौन से थे। गवर्नर जनरल वो थे। युद्ध जो है ना एक्चुअल में गवर्नर जनरल नहीं लड़ता है, उनके कमांडर इन चीफ जिनको बैठाते हैं ना वो लड़ते हैं। जो युद्ध लड़ेगा वही लड़ना जानता है, वही तो लड़ेगा। गवर्नर जनरल युद्ध थोड़े लड़ता है। हमारे देश का पीएम कभी युद्ध लड़ेगा? नहीं लड़ेगा ना। वैसे ही बात है कि गवर्नर जनरल युद्ध नहीं लड़ता, उसके जो नियुक्त करता है कमांडर इन चीफ, जहाँ जहाँ जिस इलाके में युद्ध हुआ हर जगह अपना अपना अलग अलग वहाँ पर चीफ होगा, कमांडर इन चीफ होगा, वो सारे युद्ध को लड़ेंगे। अब तीनों जगह देख लेते हैं कौन कौन था जरा। पहले चिलियानवाला के युद्ध की बात करते हैं। इसके डेट डाल लेंगे तुम्हारा 21 फैब 1849। क्या? 21 फैब 1849, ठीक है। और रामनगर का वो युद्ध हुआ था 22 नवंबर 1848 को, ठीक है। और गुजरात का युद्ध हुआ था कब? 1849 में। कब? 1849 में। ये डेट याद रखेंगे तीनों की, ठीक है। एक एक करके डेट सब मैं बता रहा हूँ एक एक करके। पहले चिलियानवाला का युद्ध देखेंगे 21 फरवरी 1849 को। रामनगर का जो युद्ध हुआ था 22 नवंबर 1848 को। यही युद्ध पहले स्टार्ट हुआ था।
उसके बाद गुजरात का युद्ध हुआ 1849 में। इसके अंदर एक तरफ थे गफ, कौन थे? गफ, और दूसरी तरफ थे शेर सिंह, कौन थे? शेर सिंह थे तुम्हारे, ठीक है। ये हार जाते हैं और गफ यहाँ जीत जाता है तुम्हारा। इसका कोई निर्णय नहीं निकल पाता है, और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना, ये याद नहीं रखना है। ये है तुम्हारा निर्णायक युद्ध। क्या है ये? निर्णायक युद्ध। इसी युद्ध से निर्णय निकलता है, ठीक है। इसी युद्ध से निर्णय निकलता है कि सिख साम्राज्य का होने वाला क्या है आगे, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है, एक तरफ रहेंगे अंग्रेज और एक तरफ रहेंगे सिख। सिख हार जाते हैं और नेपियर था अंग्रेजों की तरफ से, कौन था? नेपियर। ये हार जाते हैं, सॉरी ये जीत जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं और तुम्हारा सिख हार जाते हैं। और होता क्या है इसके बाद में, ये युद्ध हारने के बाद में होता क्या है, एक सिंपल सी बात याद रखेंगे, पंजाब का विलय जो है तुम्हारा, विलय ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में मान लिया जाता है। मान लिया जाता है, अभी हुआ नहीं है, जाता है। बात समझ में आया ना? ये ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो है मान लिया जाता है। अब उसके बाद हमको क्या देखना है तुम्हारा, अब जो होता है तुम्हारा, मान लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य का विलय, उसके बाद होगी एक भैरववाल की संधि। कौन सी होगी तुम्हारी? भैरववाल की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भैरववाल की संधि कब हुई थी जरा बताएंगे? भैरववाल की संधि, भैरववाल की जो संधि हुई थी हमारी 22 दिसंबर 1846 को। कब हुई थी? 22 दिसंबर 1846 को। इसके बाद कब मैं बता रहा हूँ, मतलब ये घटना पहले ही घटी थी, भैरववाल की एक संधि हुई थी, उस संधि के बारे में लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसके तहत क्या हुआ था, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको, ये पंजाब का जो है, मैं दो तरीके से बता रहा हूँ। एक, पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में मान लिया जाता है। ये जो गुजरात का युद्ध हुआ था उससे, ये गुजरात में भी चिनाब नदी के किनारे युद्ध हुआ था, ये भी याद रखेंगे। कौन से नदी के किनारे? चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे युद्ध हुआ था, इसलिए बताया, कहीं हो सकता है एग्जाम में पूछ ले क्वेश्चन, ठीक है। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में इसमें मान लिया जाता है। एक हुई थी भैरववाल की संधि, इससे पहले हुआ था भैरववाल की संधि। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1846 को, ठीक है ना। इसमें क्या था तुम्हारा, इस भैरववाल की संधि में यहाँ पर तुम्हारा विलय माना है। यहाँ पर जो है अंग्रेजी सेना का प्रवास, क्या प्रवास यानी प्रवास जो है तुम्हारा पंजाब में मान लिया जाता है। क्या मान लिया गया? ये विलय नहीं हुआ, मैंने क्या बताया आपको, विलय दोनों में से कोई भी नहीं है, ये अंग्रेज़ों की तरफ से था। पंजाब का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेज़ों ने इसमें माना था। यह अंग्रेजी सेना का प्रवास जो है ना पंजाब में, यहाँ भी मान लिया गया था। इसमें क्या होगा तुम्हारा, एक महाराजा दिलीप सिंह थे और उनकी माँ थी जिद्दा, इन दोनों को अलग कर दिया गया था। अलग करने के बाद में माता जी को तो शेखपुरा भेज दिया गया और महाराजा दिलीप सिंह को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। कुछ वार्षिक पेंशन दे करके इनको यहाँ से हटाया गया था, ठीक है ना। तो ये भैरववाल की संधि की वजह से हुआ था। दिलीप सिंह वाला जो केस है ये भैरववाल की संधि की वजह से हुआ था। ये गुजरात के तीसरे युद्ध के बाद में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में मान लिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तुम्हारा प्रवास जो है, मैंने क्या बताया, अंग्रेज सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। क्यों माना, इसका रीज़न क्या था, क्यों माना जरा बताएंगे। अंग्रेजी सेना का प्रवास माना गया है, अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं माना गया है, ठीक है ना। इसका रीज़न क्या था तुम्हारा, राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु, क्या संरक्षण हेतु, ठीक है ना। ये महाराजा जो दिलीप सिंह थे उनके संरक्षण के लिए इनका प्रवास माना गया था कि ये सेना जो है इनको संरक्षण देगी, ठीक है। तो होता क्या है इसके बाद में, अब डालेंगे जरा महाराजा दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, ठीक है। महाराजा दिलीप जो सिंह थे, इस व्यक्ति के साथ में क्या होता है, इनकी माँ थी जिद्दा, माँ थी कौन, जिद्दा थी माँ, ठीक है। माँ जिद्दा थी, ये माँ है इनकी। इनको जो है तुम्हारा अलग करके, इन दोनों को अलग करके, ठीक है, अलग करके तुम्हारा शेखपुरा भेज दिया गया। क्या शेखपुरा माँ को भेज दिया गया। यहाँ वार्षिक पेंशन रखी। वार्षिक पेंशन क्या थी, पेंशन की कितने की बात हुई इनकी, 48,000 रुपया था शायद, हाँ 48,000
रुपये इनका वार्षिक पेंशन तय किया गया था। ठीक है ना। ये अलग कब किया गया था इन दोनों जनों को? देखिए ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पंजाब के अंदर जो प्रमुख जो लोग लीडर थे, जो आगे विरोध कर सकते थे, उन सबको ही यहाँ से हटाने का काम करने लग गए हैं। ठीक है ना। ये घटना हुई थी तुम्हारी कब, डेट याद रखेंगे इसका, 20 अगस्त 1847 को। ठीक है ना। और ये महाराजा दिलीप सिंह को क्या करते हैं, तुम्हारा महाराजा दिलीप सिंह के साथ क्या करते हैं, 50,000 रुपये वार्षिक ठीक है, वार्षिक पौंड देकर इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। ठीक है। अब जैसे इन लोगों ने इतना काम किया तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अब शासन देखने वाला कोई भी नहीं है। जब शासन देखने वाला कोई भी नहीं है तो लॉर्ड डलहौजी क्या करता है कि पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में इनके जाते ही मिला लेता है। तो अब ये याद रखेंगे, क्या रखेंगे याद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब क्या होगा तुम्हारा, ये जब जैसे ही गए दिलीप सिंह तो पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ठीक है ना। ये बात याद रखेंगे। अब पंजाब जो है अंग्रेजी राज्य में मिल चुका है। डेट याद रखेंगे कब मिला था पंजाब, 29 मार्च 1849 को, 1849 को। ठीक है। मैंने क्या बताया, घोषणा किसने करी थी इसकी घोषणा किसने करी थी, नाम बताएंगे ज़रा। इसकी घोषणा करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या करी थी, इसकी घोषणा करी थी। ठीक है। और इसके बाद में क्या हुआ, जो तुम्हारे वो क्या नाम है उनका, रणजीत सिंह जो थे तुम्हारे, 1813 में जो तुम्हारा वहाँ से हीरा ले आते हैं। ठीक है। वो हीरा जो है तुम्हारा फिर से महारानी विक्टोरिया को अब चला जाता है तुम्हारा। ठीक है ना। अभी बताया था मैंने आपको, शाह शुजा से जो हीरा लेकर के 1813 में आते हैं कौन, महाराजा रणजीत सिंह, वो हीरा पंजाब राज्य में आता है। लेकिन अब क्या होगा तुम्हारा, अब क्या होगा इसके बाद, कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। ठीक है ना। ये सिख साम्राज्य का सबसे बेशकीमती हीरा था कोहिनूर हीरा। ये महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया, आज भी वो इंग्लैंड में सुरक्षित है। ठीक है। इनका मानना है कि वो इनके बाप दादा की है, इन्होंने रख लिया और इंडिया को आज तक इन्होंने वापस नहीं किया। तो ये हो जाता है सिख साम्राज्य ख़त्म। सिख साम्राज्य के बाद में अब हम पढ़ेंगे बंगाल पे कौन कौन गवर्नर आए, कैसे अब राजनीति, इनकी रणनीति तैयार होगी, कैसे इंडिया को किस प्रकार से गुलाम बनाएंगे, जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम बंगाल के गवर्नर से शुरुआत करते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर, चलिए दूसरे पेज पे लिखते हैं ना, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। बंगाल का गवर्नर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। बहुत मेहनत लगती है बनाने में। आप लोग कोशिश करें कि इसको हैंड रिटन में लिखें, हाथों से लिखें अच्छे से सजा करके, और ये आपके परफेक्ट नोट्स का काम करेंगे। मेरे को टाइम कम मिलता है जिस वजह से वीडियो मैं कम बनाता हूँ, लेकिन मैं कंप्लीट करूँगा। मैं धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1 घंटा ही दूँ, लेकिन मैं 1 घंटा डेली पढ़ाने की सोच रहा हूँ। ठीक है। वो आने वाले 10-12 दिनों में बिल्कुल कंटिन्यू हो जाऊँगा। मैं अपने आप को पहले थोड़ा स्थिर कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ ढंग से। ठीक है ना। नोट्स अगर तैयार नहीं होंगे तो फिर आप लोगों को कंटेंट तो प्रोवाइड कराने में मेरे को बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए पहले कंटेंट तैयार करना ज़रूरी है ना। मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने मैं ऐसे ही बिल्कुल लेकर के आऊँगा। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं बंगाल का गवर्नर। बंगाल के गवर्नर सबसे पहले याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव का नाम। किसका नाम, रॉबर्ट क्लाइव। ये बहुत फेमस है, क्योंकि सबसे पहला बंगाल पे यही मेरे को लगता है आता है। कब आता है, 1765 से 1767 तक ये इसका शासन रहता है। 2 साल मात्र शासन करता है तुम्हारा। ठीक है। 1765 से 1767 तक। एक बार कब, ये दोबारा वाला है, ये क्या है, ये सेकंड टाइम है इसका, सेकंड टाइम। जो सब फर्स्ट टाइम आता है कब आता है तुम्हारा, 1754
57 से लेकर के 1760 तक। आपने पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ज़रा बताएंगे? उस समय में गवर्नर जनरल कौन था, ज़रा ये भी बताएंगे मेरे को, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं कि प्लासी का युद्ध जब हुआ था गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो मुग़ल बादशाह कौन था, आप ये भी लिखेंगे, ठीक है। आप ये दोनों कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है, जिससे मुझे ये लगेगा कि आप लोग वाकई पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब याद करेंगे तुम्हारा रॉबर्ट क्लाइव ने किया क्या, इसके 2-3 काम थे, इंपॉर्टेंट थे जो याद रखेंगे। बंगाल में द्वैध शासन, क्या द्वैध शासन, द्वैध शासन लागू किया इसने, लागू, ये बात याद रखेंगे। बंगाल में द्वैध शासन लाने वाला सबसे पहला बंदा कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। इस बंगाल में द्वैध शासन में था क्या, देखेंगे ज़रा ध्यान से हम लोग, ठीक है। एक रहेगा शासक, शासक क्या काम करेगा, शासक क्या काम करेगा, ज़रा शासक यानी नवाब बोल सकते हैं, बंगाल में तो नवाब ही चलते थे, है ना, शासक या नवाब बोल सकते हैं। इसका काम क्या है, शासन करना, मात्र बस ये शासन ही करना था इनका काम। लेकिन अंग्रेजी जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी तुम्हारी, ज़रा देखेंगे, सैनिक संरक्षण भी यही देख रही है, सैनिक संरक्षण, सैनिक संरक्षण भी यही देख रही है, विदेशी मामले भी यही देख रही है, विदेशी मामला, ठीक है, यही देख रही है, और राजस्व भी यही वसूल रही है। बात समझ में आ रहा है क्या? सारे काम तो इम्पोर्टेंट ये कर रही हैं, बस इनका काम था शासन, यानी कि ये कठपुतली है, इनकी वैल्यू कुछ है नहीं यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाता 1765 में इलाहाबाद की संधि, क्या इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि आ जाती है तुम्हारा। अब जैसी इलाहाबाद की संधि होती है, ज़रा आप लोगों को याद होगा इलाहाबाद की संधि मैंने एक जगह और पढ़ाई है, ज़रा याद करिएगा इलाहाबाद की संधि में हुआ क्या था, ठीक है ना। अच्छे से इसको पढ़ करके आप कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि इलाहाबाद की संधि के समय मुग़ल बादशाह कौन था 1765 में तुम्हारा, ठीक है ना। शाह आलम जो द्वितीय था तुम्हारा, उसको क्या किया गया था तुम्हारा, मराठे दिल्ली ले आए थे, है ना, मराठे दिल्ली ले आए थे तुम्हारे। वो 1803 तक दिल्ली में रहा, और 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया था आपको, है ना। 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है तुम्हारी, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के समय में क्या हुए थे, 2 उप दीवान इन्होंने नियुक्त किया था, क्या 2 उप दीवान नियुक्त, इसने क्या किया था, 2 उप दीवान नियुक्त किया था तुम्हारा, ठीक है ना। ये इलाहाबाद की संधि के बाद क्या होता है, इलाहाबाद की संधि के बाद क्या होगा जरा आप मुझे बताएंगे। अभी उप दीवान लिखवाता हूँ मैं। इसके बाद में बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ जाती है, बहुत प्रिसाइज है ये, सारे एक दूसरे से सारी कड़ियाँ जुड़ती हुई जा रही हैं। हम लोग को ये लगता होगा कि हम लोग बंगाल पढ़ रहे हैं, कभी मैसूर पढ़ रहे हैं, कभी मराठा पढ़ रहे हैं, ये सब जो हैं एक दूसरे से सारे के सारे रिलेटेड हैं। इनका कोई भी ऐसा नहीं है कि सब हमको अलग अलग, आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो जितना अच्छे से याद होगा उतना कभी नहीं याद हो सकता है। सब आपको कहानियाँ ही समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है ना। तो ये रिलेट करके कभी भी पढ़ना, हिस्ट्री कभी भी रिलेट करके पढ़ी जाती है, ठीक है। जो इन्होंने 2 उपदीवान नियुक्त किए थे उनके ज़रा नाम बताएंगे, ज़रा क्या है कमेंट में बताएंगे ज़रा कौन कौन थे। एक तो थे मोहम्मद रजा खां, कौन थे, मोहम्मद रजा खां, और दूसरे कौन थे, राजा सिताब रॉय, राजा सिताब रॉय थे, ठीक है। ये 2 उपदीवान इन्होंने नियुक्त किए थे तुम्हारे। अब देखेंगे तुम्हारा कि बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ जाती है, उसके बाद में होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में सारे गवर्नर जनरल अब आएंगे। होता क्या इसमें, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल में नहीं है भारत में, सॉरी भारत में, पूरे भारत में क्या याद रखेंगे, पूरे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ती है, ये सिर्फ बंगाल में नहीं। क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर था, इसी के बाद में बंगाल का गवर्नर अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लग जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब याद रखेंगे
डालेंगे हेडिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में अब देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये क्या था, इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जो जनरल था, अब जो वो हो गया अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर। क्या, अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बन गया। क्योंकि अभी ये बंगाल तक तो सीमित रहे नहीं, ये पूरे भारत के अंदर ही हर इलाकों पे धीरे धीरे इनका कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल हटा दिया। अब बंगाल तो इनके अधीन था ही था, बंगाल था, अवध था, मराठों का भी साम्राज्य था, पर जहाँ जहाँ इन्होंने इनका कंट्रोल गया वहाँ वहाँ इन लोगों ने अब अंग्रेजी क्षेत्र का इन सबको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल पद हट गया। ठीक है, अब याद रखेंगे अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा, कार्यकाल याद रखेंगे 5 साल का। कितने काल का, 5 ईयर का कार्यकाल रहेगा। ठीक है, और जब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर बने, जब ये अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर बने हैं तो इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखेंगे, मद्रास प्लस बम्बई, ये भी बहुत पावरफुल थे, मद्रास प्लस बम्बई ये जो थे। ठीक है, ये गवर्नर जनरल इन्हीं के अधीन हो गया, मद्रास और बम्बई। अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया मद्रास और बम्बई। मद्रास और बम्बई जो होगा तुम्हारा, हाँ, तो हम ये कर रहे थे, मैं बता रहा था आपको अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल जो है तुम्हारा, उनका कार्यकाल होगा 5 साल का। ठीक है, इस अंग्रेजी क्षेत्र में मैंने बताया था जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे, ये दोनों के दोनों किसके अधीन हो जाएंगे आपके, अब ये हो जाएंगे अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाएंगे। यहाँ डालेंगे तुम्हारे मद्रास प्लस बम्बई, क्या, बम्बई गवर्नर जो जनरल होंगे वो किसके अधीन हो जाएंगे, ये अधीन हो जाएंगे, किसके अधीन हो जाएंगे तुम्हारे, ये अंग्रेजी क्षेत्र का जो गवर्नर जनरल बनेगा, अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाएंगे। ठीक है ना, और इसी प्रकार कंपनी के अधीन, इसी प्रकार कंपनी के अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाएंगे, और इसी प्रकार कंपनी के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल, ये तो सबको पता होगा पहला गवर्नर जनरल कौन था, बताएंगे ज़रा आप लोग कौन था, वॉरेन हेस्टिंगस। कौन था, वॉरेन हेस्टिंगस, है ना। वॉरेन हेस्टिंगस पहला गवर्नर जनरल बन जाता है, जिसका कार्यकाल रहता है 1774 से 1785 तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, इसका कार्यकाल इतना रहेगा। और जो वॉरेन हेस्टिंगस जब आया था भारत में, ये कब आया था ज़रा बताएंगे मुझे, कब आया था, ये जो था 1750 में ही ये भारत में आ गया था। ठीक है, ये किस रूप में आया था, ये क्लर्क बन करके आया था। क्या, ये क्लर्क बन करके आया था। कहाँ का क्लर्क था, ये कासिम बाज़ार का क्लर्क था, कासिम बाज़ार का। ठीक है ना, ये बंदा आया जब इंडिया में तो ये कासिम बाज़ार का क्लर्क बना। ठीक है ना, कासिम बाज़ार का क्लर्क बनता है, ये 1750 में ही भारत में आ गया था। अब हम पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंगस के बारे में डिटेल, बहुत डिटेल में जाएंगे। इसने क्या क्या किए, इसके क्या क्या, इसके मतलब इसने कौन कौन से युद्ध लड़ा, क्या किया, सब कुछ देखेंगे अब एक एक करके। ठीक है, हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंगस। क्या, वॉरेन हेस्टिंगस। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंगस, आप इसका वो डालेंगे कब से कब तक रहा, 1774 से 1785 तक। 1774 से 1785 इसकी डेडलाइन है, ये इस समय में रहता है। ये बंदा आते आते जो रॉबर्ट क्लाइव जो था, जो तुम्हारा जो बंगाल का जो पहला नवाब जो बना, बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल जो था, जब औपचारिक रूप से नहीं थी कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, औपचारिक रूप से जो थी, उस समय में रॉबर्ट क्लाइव के जो कुछ नियम थे, पहला क्या था, द्वैध शासन प्रणाली। क्या है, द्वैध शासन प्रणाली। और दूसरा क्या था तुम्हारा, एक दो उप दीवान। ये जो दोनों पोस्ट थे, ये दोनों पोस्ट खत्म, क्या, दोनों खत्म हो गए। ठीक है ना, ये दोनों ही खत्म कर दिया इसने। द्वैध शासन प्रणाली कब खत्म हुआ था, 1772 में, ये डेट याद रखेंगे। ठीक है ना, और कौन कौन थे दो उप दीवान, जरा नाम बताएंगे। वो दो उप दीवान थे, एक मोहम्मद रजा खां
और कौन था? राजा सिताब रॉय, सिताब रॉय, है ना। इन दोनों को पद से हटा दिया गया, ये दोनों अब नहीं रह गए, दोनों खत्म हो गए, ठीक है। अब इसके बारे में क्या बात करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था, राजकीय कोषागार। क्या? राजकीय कोषागार जो था तुम्हारा, राजकीय कोषागार पर वॉरेन हेस्टिंग्स से पहले कहाँ हुआ करता था, जरा बताएंगे? ये हुआ करता था मुर्शिदाबाद में। कहाँ? मुर्शिदाबाद, ठीक है। क्योंकि बंगाल की तुमने राजधानी के क्रम जो पढ़े थे, है ना, पहले ढाका थी, फिर मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद के बाद फिर मुंगेर गई। तो ये मुर्शिदाबाद में उस समय में जहाँ था तुम्हारा राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद में था, वो अब यहाँ से हट करके कहाँ आ गया? कलकत्ता में आ गया। कहाँ आ गया? कलकत्ता में आ गया, यहाँ आ गया, वो जगह हट गई है तुम्हारी, ठीक है। और इस बंदे ने एक काम और किया था, इसका इम्पोर्टेंट है, ये भी लिखेंगे। फौजदारी और दीवानी अदालत क्या किया था इसने? स्थापित किया था। क्या किया? फौजदारी और दीवानी अदालतों की इसने स्थापना करी थी। कब करी थी? डेट याद रखेंगे, 1772 में ही, ठीक है, 1772 में ही, ठीक है। एक ये नीति लाया था, रिंग फेंस पॉलिसी जिसको बोलते हैं तुम्हारे, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, इसकी एक नीति भी थी, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ना अब लिख रहा हूँ, हाँ अब डालेंगे फिर से। लॉर्ड डलहौजी कह रहा हूँ, सॉरी, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने के लिए बार बार मैं इस बंदे का नाम लिखूंगा और मैं ये लिखूंगा इसने कब से कब तक शासन किया, इससे आप लोगों के दिमाग में चढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसने क्या किया था तुम्हारा? रिंग फेंस पॉलिसी लाया था। क्या? रिंग फेंस पॉलिसी। इंग्लिश में ही याद करना है इसको आपको, ठीक है ना। हिंदी में अगर याद करना है तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। क्या? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। ये इंग्लिश में, हिंदी में भी लिख करके आ सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या था ना, ये रिंग फेंस पॉलिसी, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्या थी, जैसे समझिए, इस नीति का जो सबसे पहला अधीन हुआ था, इसके जो अधीन हुआ था सबसे पहले, अवध हुआ था। क्या? कौन सी जगह हुई थी? अवध हुई थी, ठीक है ना। ये बंगाल को बचाने के लिए जो है ना, ये आसपास के जो पड़ोसी जो स्टेट थे उनके साथ में तुम्हारा जो वेलजली जो था तुम्हारा लेके आया था ना सहायक संधि, ये सहायक संधियों पर हस्ताक्षर करवाया करते थे, ताकि जहाँ ये वो उनको सैन्य अपने सैन्य प्रशासनिक मतलब कि सैनिक मामले सारे उनको दे दिया करते थे, उनकी मतलब रक्षा ये किया करते थे, ताकि उनकी वजह से बंगाल को कोई दिक्कत ना हो। बंगाल को बचाने के लिए सब काम हुआ है। रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही लाया था। रीजन क्या था? बंगाल को बचाना, मुख्य उद्देश्य था बंगाल को बचाना। इसमें इन लोगों ने, इसके अधीन सबसे पहले कौन सा हुआ जगह? अवध हुई थी तुम्हारी। यही बाद में वेलजली की सहायक संधि बन जाती है, ठीक है ना। यही अपग्रेड होकर के सहायक संधि बन जाती है, जो कि लॉर्ड वेलजली जैसा तुम्हारा सहायक संधि वही स्टार्ट करवाता है, ठीक है ना। यही रिंग फेंस पॉलिसी बाद में सहायक संधि बन जाती है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं, हम लोगों ने दो अदालतें पढ़ी, एक फौजदारी अदालत, निजामन अदालत मैंने बताया आपको, दीवानी अदालत 1772 में बताया था। चलिए बात करते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस था, है ना। अदालतें डाली है हेडिंग, अदालतें। कितनी अदालतें थी जरा बताएंगे? 2। कितनी थी? 2। एक कौन सी थी तुम्हारी? फौजदारी, और एक कौन सी थी तुम्हारी? एक दीवानी। कौन सी? एक दीवानी अदालत, ठीक है। अभी दोनों के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी कि क्या क्या था, ठीक है। इन दोनों जो स्थापित, ये दोनों की स्थापना जो हुई थी, स्थापना कहाँ होगी जरा बताएंगे? स्थापना कहाँ हो सकती है इसकी? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। दोनों की दोनों पहले कलकत्ता में ही बनी थी तुम्हारी, ठीक है ना। ये फौजदारी अदालत था क्या? फौजदारी अदालत था क्या और दीवानी अदालत मुख्य रूप से था क्या, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। इसका जो निरीक्षण करता था कौन? निरीक्षण का कार्य कौन करेगा बताएंगे? किसके द्वारा होता था? निरीक्षण होता था तुम्हारा सदर निजामत अदालत द्वारा। अभी पढ़ेंगे हम लोग, एक तरह से ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं दोनों, फौजदारी और दीवानी अदालत जो है ना, इनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे। अभी सदर निजामत और सदर दीवानी अदालत आएगा, वो होंगे तुम्हारे हाई कोर्ट एक तरह से,
ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट तो इन्होंने बना ही दिया था बंगाल के अंदर। ये सदर निजामत अदालत के द्वारा इनका निरीक्षण किया जाता था तुम्हारा, ठीक है ना। और जो निरीक्षण करने सदर निजामत अदालत के द्वारा एक दरोगा नियुक्त होता था। क्या? दरोगा। दरोगा जो है इसका इंचार्ज होता था। क्या होता था? इंचार्ज होता था दरोगा, यानी कि दरोगा ही सब कुछ करेगा, ठीक है ना। इंचार्ज होता था तुम्हारा। दरोगा को इन लोगों ने बनाया इंचार्ज, यानी अध्यक्ष, अदालत का अध्यक्ष बनाया तुम्हारा, ठीक है। और फौजदारी अदालत की इसकी देखभाल कौन करेगा? इसकी देखभाल करेगा कौन? देखभाल जो करेगा कौन करेगा? कलेक्टर। इसकी देखभाल क्या हाथ की किसके हाथ में था? कलेक्टर के हाथ में इसकी देखभाल करना था तुम्हारा, ठीक है। और जो है तुम्हारा ये जो है ये संस्था एक भारतीय, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है इसका, एक भारतीय अधिकारी के अधीन था। भारतीय अधिकारी के ये अधीन था, ठीक है। वो भारतीय अधिकारी कौन थे? कौन कौन से होंगे जरा बताएंगे वो भारतीय अधिकारी कौन होंगे? एक होगा मुफ्ती होता था एक, और एक होता था काजी। क्या होता था? काजी। एक मुफ्ती और एक काजी जो है तुम्हारा, ठीक है, ये इन्हीं दोनों अधिकारियों के अधीन में था। और जो तुम्हारा निरीक्षण के लिए तुम्हारा जो है सदर निजामत अदालत के द्वारा एक दरोगा इंचार्ज नियुक्त किया जाए। पुलिस स्टेशन होता है ना, पुलिस स्टेशन का ये हिसाब किताब है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग तुम्हारा, इसमें क्या होगा? दीवानी में मुख्य अध्यक्ष का कौन होगा? अध्यक्ष कौन होगा इसका? मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश। अध्यक्ष कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश। अरे मुख्य न्यायाधीश कौन होता था जरा ये बताएंगे? मुख्य न्यायाधीश होता था कलेक्टर। बात समझ में आ गया ना? कलेक्टर ही मुख्य न्यायाधीश होता था। ये बात याद रखेंगे कि न्याय कलेक्टर का ही फैसला जो होगा वो दीवानी अदालतों के अंदर वैलिड होगा, ठीक है। हमने तो पढ़ लिया फौजदारी अदालतें और दीवानी अदालतें, हमने दोनों के बारे में देखा, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके बारे में। फौजदारी अदालतों में मैंने तुमको क्या बताया कि इसका निरीक्षण सदर निजामत अदालत के द्वारा होता था। दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया था तुम्हारा। इसकी देखभाल किसके हाथ में था? ये दीवानी के हाथ में ही है, देख रहे हैं। कलेक्टर ही इसकी देखभाल भी कर रहा है तुम्हारा, देखभाल कलेक्टर करता था तुम्हारा, ठीक है। इसमें एक भारतीय अधिकारी के अधीन में था, इसमें कोई अंग्रेज शामिल नहीं था। एक काजी और एक मुफ्ती हुआ करता था तुम्हारा। अब सदर दीवानी अदालतें थोड़ी अलग होंगी, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अब हम बात करते हैं सदर दीवानी अदालत के बारे में थोड़ा। सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत में इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे जरा मुझे आप ये बताएंगे पहले तो, ठीक है। सदर दीवानी अदालत है। सदर दीवानी अदालत में सदस्य कौन होंगे पहले ये बात रखेंगे। सदस्य कौन कौन से होंगे जरा ये बताएंगे मुझे। सदस्य में होंगे दो लोग, कौन कौन होंगे? एक होगा कलकत्ता काउंसिल का सभापति। कौन होगा? कलकत्ता काउंसिल का सभापति। और एक कौन होगा? इस काउंसिल का सदस्य। क्या हो गए? काउंसिल के सदस्य। कौन सी काउंसिल के? ये जो कलकत्ता काउंसिल का जो सभापति है ये तो इसका हेड रहेगा, ठीक है ना, ये हेड ही रहेगा। और यही दोनों मिल करके इसका न्याय करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा तुम्हारा? कलकत्ता काउंसिल के सदस्य रहेंगे दो। कितने सदस्य रहेंगे? दो। और कलकत्ता काउंसिल का सभापति रहेगा एक ही सभापति होगा। और इसके सदस्य रहेंगे दो। कौन कौन से? रायन और मुख्य कानूनगो। क्या? मुख्य कानूनगो। ये तीनों ही मिलकर के सभापति, मुख्य रायन और मुख्य कानूनगो न्याय करते थे। तीनों मिलकर क्या करते थे? न्याय करते थे तुम्हारे। इसमें सलाह देते थे दोनों। क्या करते थे इसमें तुम्हारे न्याय में? ये लोग सलाह देंगे। क्या देंगे? सलाह देते थे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ तो आ ही रहा होगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जल्दी बताइए कब हुई थी? 1774 में, याद होगा आप लोगों को। और इसी से नीचे आ जाता है हाई कोर्ट, और उसके नीचे आता है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये जो थी तुम्हारी कौन था? ये ज़िले के अंदर होता है, ठीक है, ये स्टेट में होता है, और ये पता है पूरे देश में होता है ना। अब ये जो हाई कोर्ट जो था इसको हम बोलते हैं सदर अदालत। क्या बोलेंगे इसे हम? सदर अदालत। इसको सिर्फ हम क्या बोलेंगे तुम्हारा?
जो हमने फौजदारी अदालत और तुम्हारे फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत पढ़ा था, ठीक है ना, सिर्फ यह है अदालत। इसमें फौजदारी लगा लो और दीवानी अदालत लगा लो, 2 हुए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, है ना। ये बात भी याद रखेंगे। जरा मुझे एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जो सुप्रीम कोर्ट जब बना था हमारा 1774 में, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएंगे कौन थे? कमेंट में बताएंगे, तब मैं समझूंगा कि वाकई आप लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सदर दीवानी अदालत, आपने देख ली। अब हम पढ़ेंगे सदर फौजदारी अदालत। इसके अंदर एक चीज़ और था, ये जो था ना, इसमें जातीय कानून की व्यवस्था थी। क्या? जातीय कानून। ये पॉइंट याद रखेंगे, मेरे दिमाग में अभी क्लिक किया। इसमें जातीय कानून की व्यवस्था थी। जातीय कानून का मतलब हुआ सिर्फ हिंदू के लिए हिंदू कानून और मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून। हिंदू मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम के लिए कौन से कानून? मुस्लिम के मुस्लिम कानून, मुस्लिम कानून। और हिंदू के लिए कौन से? हिंदू कानून, हिंदू कानून। इससे फैसला सुनाया जाता था। मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून के द्वारा फैसला सुनाएंगे, हिंदू के लिए हिंदू कानून के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन जो सदर फौजदारी अदालत आएगी ना, वो सिर्फ मुस्लिम कानून पर लागू था, वो थी सिर्फ मुस्लिमों के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सदर फौजदारी अदालत, हेडिंग डालेंगे सदर फौजदारी अदालत के बारे में, ठीक है। सदर फौजदारी अदालत क्या था, इसके पहले याद रखेंगे, ये सिर्फ मुस्लिम कानून पे लागू होता था। किस पे? मुस्लिम कानून। ये क्या है? ये मुस्लिम कानून है एक तरह से, ये हिंदुओं के लिए नहीं था इसमें, ठीक है। सदर अदालत में इसमें सदस्य कौन कौन से हो गए? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं बंगाल में, बंगाल पूरा मुसलमानों से घिरा पड़ा था, सिर्फ मोहम्मदन ही थे वहाँ पर, तो मुस्लिम के लिए सिर्फ अलग से कानून आया, ठीक है ना। ये भी बात याद रखेंगे। आगे है इसमें कौन कौन से होगा? नाइब होगा। कौन होगा? नाइब, जिसको हम बोलते हैं निजाम। क्या बोलते हैं निजाम? निजाम। हैदराबाद का जैसे निजाम था। एक होगा मुख्य काजी। क्या होगा? एक मुख्य काजी। और एक होगा मुफ्ती। मुफ्ती याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कब, जब फौजदारी अदालत जब बनी थी, उसमें एक मुफ्ती और एक काजी होता था ना। ये मुफ्ती और काजी तो यहाँ रहेंगे ही रहेंगे, और इसमें रहेंगे 3 मौलवी। क्या रहेंगे? 3 मौलवी। और इन सभी की सहायता से क्या होगा? न्याय होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये था फौजदारी अदालत। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ मुस्लिम कानून के ऊपर लागू होता था ये। इसमें नाइब निजाम होता था, मुख्य काजी, एक नाइब निजाम, एक मुख्य काजी, एक होंगे सारे, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, और मौलवी रहेंगे 3। कितने मौलवी रहेंगे? 3 मौलवी। ये सारे मिलकर के क्या करेंगे? आपका न्याय करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे भी थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि मैं वीडियो इतने हौसले से बना पाऊँ, है ना। मेरे पास अभी टूल्स हैं नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे पास अभी टूल्स नहीं है ना। मुझे उन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, एआई का इस्तेमाल करना मैं अच्छे से जानता नहीं हूँ। इस चक्कर में मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ये बिल्कुल स्कूल वाले फॉर्मेट में है, जैसे हम लोग ऑफलाइन बैच लेते हैं ना, किसी का ऑफलाइन पढ़ते हैं, ये इस तरीके से। और ये तरीका सबसे बेस्ट होता है किसी को याद करने के लिए, ठीक है ना। इस तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम जो पढ़ते थे सामने फिजिकली फॉर्म में जा कर के कहीं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप इस तरीके से पढ़िए, आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और इससे आपको रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा, है ना। चलिए, तो मैं वॉरेन हेस्टिंगस कंप्लीट करता हूँ, ठीक है ना। आज हम वॉरेन हेस्टिंगस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे आगे का, ठीक है ना। चलिए, वॉरेन हेस्टिंगस ने और क्या काम किया? वॉरेन हेस्टिंगस ने और काम क्या किया है? बहुत मेहनत लगती है दोस्त नोट्स बनाने में, ठीक है ना। वॉरेन हेस्टिंगस ने एक भू राजस्व पद्धति लाई। क्या? भू राजस्व पद्धति लाया था। एक क्या लाया था? भू राजस्व पद्धति लाया था। इस पद्धति में था क्या? इसकी क्या विशेषता होंगी? नाम क्या होगा इसका? इजारेदारी। क्या? इजारेदारी, ठीक है। इसका डेट बताएंगे कब से कब था? 1774 से 85 तक। आशा करता हूँ ये डेट आप भूलोगे नहीं, अब आप लोग याद हो जाएगा इसका शासनकाल कब से कब तक था, ठीक है। इजारेदारी प्रथा लाया। इसकी क्या विशेषता थी इजारेदारी में? इसमें विशेषता भी याद रखेंगे, विशेषता भी था इसमें। क्या क्या विशेषता होगी? क्या होगी? इसमें था 5 वर्षों के ठेके की विशेषता, ठेके की व्यवस्था थी इसमें।
ठीक है। और दूसरा क्या याद रखेंगे आप? उच्चतम बोली लगाने वाले को कर वसूली का अधिकार। क्या? कर वसूली का अधिकार। ठीक है ना। उच्चतम जो बोली लगाएगा उसी को कर वसूली करने का इसमें अधिकार दिया गया था तुम्हारा। तो ये था इजारेदारी प्रथा। ठीक है ना। इजारेदारी प्रथा इसने एक पद्धति से चालू कर दी। क्या नाम है उसका? इजारेदारी। ठीक है। इसमें क्या थी? 2 विशेषता थी। 5 वर्ष के ठेके की व्यवस्था थी। उच्चतम बोली लगाने वाले को क्या था? कर वसूली का इजाज़त दी गई थी तुम्हारी। इसने कुछ किताबों का अंग्रेजी में भी इसके समय पर वो हुआ है तुम्हारा, अंग्रेजी में मतलब फॉर्मेट में चेंज हुआ है, अंग्रेजी में वो किताबें लिखी गई हैं। ठीक है। पहले याद रखेंगे हम लोग भगवत गीता, अंग्रेजी में सबका अनुवाद हुआ है। पहले भगवत गीता याद रखेंगे। इसके समय में कुछ किताबें हैं। पहला याद रखेंगे भगवत गीता। क्या? भगवत गीता। एक तो ये था। ठीक है। और एक दूसरा क्या होगा तुम्हारा? मनुस्मृति। क्या? मनुस्मृति एक ये होगा। तीसरा क्या होगा? अभिज्ञान शकुंतलम। क्या? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। मनुस्मृति, अभिज्ञान शकुंतलम, ये पता है किसकी है? कालिदास की है। तो पता ही होगा आप लोगों को, कालिदास की बुक है ना। कालिदास की बुक है तुम्हारा। अब जरा मुझे ये बताएंगे कि भगवत गीता का जो तुम्हारा अनुवाद कब हुआ था और किसने करवाया था? डेट याद रखेंगे 1785 में। ठीक है। इसको किया था चार्ल्स विल्किंस ने। किसने? चार्ल्स विल्किंस। क्या याद में रखेंगे? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है तुम्हारा। ठीक है। इस बंदे के समय में मनुस्मृति का बताइए। मनुस्मृति जो अंग्रेजी में चेंज हुआ था उसका नाम रहेगा इंग्लिश में अकॉर्ड ऑफ जेंटू लॉज। अकॉर्ड ऑफ जेंटू लॉज, इस बुक से इसका अंग्रेजी में तुम्हारा क्या हुआ था? तुम्हारा अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था तुम्हारा इस नाम से। और किसने किया था अनुवाद? जरा ये बताएंगे आप लोग। बताइए मनुस्मृति का किसने किया था? विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स। ठीक है ना। विलियम जोन्स ने। इसकी भी अभिज्ञान जो शकुंतलम है इसका भी अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने ही किया था। विलियम जोन्स ने किया था। डेट याद रख लेंगे 1784। 1785 में तो भगवत गीता, इसका जो डेट रहेगा 1794 में। किसमें? 1794 मनुस्मृति। अभिज्ञान शकुंतलम का याद रखेंगे 1789 में। कब? 1789 में। ठीक है ना। 1789, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 3 किताब, कौन कौन सी? भगवत गीता, मनुस्मृति और अभिज्ञान शकुंतलम, इन तीनों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था तुम्हारा। ठीक है। डेट याद रख लेंगे। भगवत गीता 1785, मनुस्मृति 1794 और अभिज्ञान शकुंतलम 1789 में तुम्हारा। अब आगे क्या याद करना है आप लोग को? इसके समय में एशियाटिक सोसाइटी बनी थी, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कब? 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी थी। किसने बनाया था? ये मैंने क्यों लिखा है पता है? क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमने पढ़ा विलियम जोन्स, इसी ने बनाई थी इसको भी किसने बनाई थी? विलियम जोन्स। ठीक है ना। विलियम जोन्स ने बनाई थी इसको। ठीक है। मैं बताओ ना, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करने लग गया हूँ यार। 1784 द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है ना। इतना याद हो जाना चाहिए। ठीक है। अब जरा मुझे ये बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के समय बंगाल का नवाब कौन था तुम्हारा? जरा ये बताएंगे। बंगाल का नवाब, बंगाल नवाब कौन होगा? बंगाल का नवाब बताएंगे जरा। बताइए। मुबारक-उद-दौला। चलिए उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं, क्योंकि ये पेज की स्लाइड भर गई है ना। इस समय में कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। डाल देंगे। कब से कब तक डालेंगे बताएंगे? 1774 से 1785 तक। इसी के समय में बनेगा। क्या बनेगा जरा बताएंगे? उच्चतम न्यायालय ही बनेगा इसी के समय। 1774 में ही तो बना था उच्चतम न्यायालय।
ठीक है ना। एक तुम्हारे वो रहेंगे एलिजाइम पे और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश रहेंगे तुम्हारा, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। अभी तीनों के नाम भी लिखवाऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स थे तुम्हारे। इस समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल नवाब, बंगाल का नवाब बताइए कौन था? मुबारक उद दौला। कौन था? मुबारक उद दौला, ठीक है ना, मुबारक उद दौला था। हेस्टिंग्स के द्वारा जो है ना, इसके संरक्षण के लिए मीर जाफ़र की जो विधवा थी, जो मीर जाफ़र जो मर गया, उसकी जो वाइफ थी मुन्नी, इसके संरक्षण के लिए उसको रखा था तुम्हारा। किसको? मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी, मुन्नी को संरक्षण के लिए रखा, ठीक है ना। मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी को संरक्षण के लिए रखा गया था और मुबारक उद दौला के संरक्षण के लिए, इसकी देखभाल के लिए रखा गया तुम्हारा, ठीक है ना। और इस मुन्नी को, मुन्नी बेगम को जो तुम्हारा, इसको ये मुन्नी बेगम को 1775 में हटा दिया गया और इसकी जगह संरक्षक कौन रहेगा? किसका? इसके संरक्षक की बात कर रहा हूँ मैं, संरक्षक, ठीक है, मुबारक उद दौला की बोल रहा हूँ। संरक्षक रहेगा तुम्हारा कौन? रजा खां। कौन था? रजा खां, ठीक है। ये संरक्षक बन गया कौन? रजा खां बन गया और वो हो गया ख़त्म, ठीक है। अब एक बात और याद रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में प्रथम मदरसा खोला गया था। कब बताएंगे जरा? प्रथम मदरसा खोला गया, प्रथम मदरसा इसी के समय में बना था। कब बना था? 1781 में। कहाँ पर? कलकत्ता में, है ना। ये भी पॉइंट आप याद रख लेंगे। तो यहाँ तक होता है ख़त्म। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में? बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने देखा था अभी द एशियाटिक सोसाइटी, है ना। तो जो एशियाटिक सोसाइटी थी वो 3 जगह बनी थी, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी 3 जगह बनी थी। जरा इस पे डालेंगे हेडिंग पे, द एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। द एशियाटिक सोसाइटी के बारे में बता रहा हूँ। ये 3 जगह बनी थी। कितने जगह बनी थी? 3 जगह। तीनों जगह का नाम लिखेंगे। पहला बंगाल, आपको पता होगा बंगाल का, और दूसरा कहाँ? बम्बई। कहाँ? पहले मुंबई नहीं, बम्बई था ये, बम्बई, है ना, बम्बई। और तीसरा लंदन। ये 3 जगह पे एशियाटिक सोसाइटी बनी हुई है। एक बनी थी द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई और द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन। डेट याद रखेंगे। बंगाल में कब बना था? 1784 में। बम्बई में कब बना? 1803 में। और लंदन में कब बना? 1823 में। बंगाल में किसने बनाया? तो विलियम जोन्स ने, पता है आपको, विलियम जोन्स, है ना। और बम्बई में किसने बनाया? तो ये नाम होगा इनका जेम्स मैकिन्टोश ने। क्या? मैकिन्टोश ने, ठीक है। और लंदन में किसने बनाया? थॉमस कोलब्रुक ने। किसने बनाया? थॉमस कोलब्रुक ने बनाया। बात इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कुछ युद्ध भी हुए थे। मैंने बताया था युद्ध भी देखना है हमें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर से हेडिंग डालेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसने बहुत कार्य किया है क्योंकि पहला था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स ना। तो इसके समय पे बहुत काम होंगे भी, ठीक है। कोई भी नया व्यक्ति अगर कहीं उठ करके जाता है तो उसको बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंज करने की जरूरत पड़ती है ताकि उसके अनुसार वो शासन चल सके। इसीलिए इतना चेंज कर रहा है ये, इतने सारे चेंजेस, बदलाव कर रहा है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, पहले याद रखें डेट, 1774 से 1785 तक, ये आपको डेट याद रखना है। इसके समय में 2 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध। युद्ध की मैं डिटेल पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा युद्ध की डिटेल नहीं पढ़ाऊँगा। बस मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से युद्ध थे तुम्हारे, ठीक है। पहला था फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था तुम्हारा, गवर्नर जनरल? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था तुम्हारा। और दूसरा युद्ध कौन सा होगा? सेकंड आंग्ल
मैसूर युद्ध। कौन सा? मैसूर युद्ध। ठीक है, ये कब से कब तक चला? 1780 से लेकर के 1784 तक, ये मैंने बताया था। इसी में टीपू के पिताजी मारे जाते हैं तुम्हारे। 1799 में टीपू मारा जाता है। हैदर अली जो है तुम्हारा, तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में तो मारा जाता है। ठीक है, और हुआ क्या तुम्हारा? और पहला मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782 तक, आंग्ल मराठा युद्ध पहला। संधि कौन सी होती है तुम्हारी यहाँ पर? सालाबाई की संधि। कौन सी? सालाबाई। मैं लिखवा दे रहा हूँ, बस सालाबाई की संधि हुई थी यहाँ पर, है ना, बस आप याद रखेंगे। इसके समय में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसी के समय में पास हुआ था। ठीक है ना। इसने मुगलों को 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन बंद। ठीक है ना, मुगलों को 26 लाख का वार्षिक पेंशन बंद कर दिया। बताइए जरा, मुगल सम्राट उस समय में कौन था? बताएंगे जरा। शाह आलम द्वितीय था। बात समझ में आ गया ना? इस समय में कौन था? शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम को बेसिकली इन लोगों ने देने से मना कर दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है ना। और इस बंदे ने किसी व्यक्ति पे झूठा आरोप लगा करके फांसी दिलवाई थी। इसने फांसी दिलवाई। किसको दिलवाई थी? फांसी दिलवाई। किसको दिलवाई थी? नंद कुमार को। किसको? नंद कुमार को। ठीक है ना। नंद कुमार को इसने झूठे आरोप में फांसी दिलवा दिया था इसने। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? इसको जो है ना इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, इसको बर्क द्वारा इस पे महाभियोग लगा। ठीक है, इसे फिर क्या हुआ तुम्हारा? इसने नंद कुमार को फांसी दिलवाई, बर्क द्वारा महाभियोग द्वारा इसको हटाया गया। क्या? बर्क द्वारा महाभियोग लगा करके हटाया गया। ठीक है ना, बर्क द्वारा महाभियोग लगा करके इसे हटाया गया। बेसिकली इसको इस्तीफा देना पड़ गया तुम्हारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, और इस व्यक्ति ने क्या किया था तुम्हारा? इसी के समय में 1780 में, कब? 1780 में पहला समाचार पत्र। कौन सा? पहला समाचार पत्र। क्या नाम होगा पहला? बताइए, पहला समाचार पत्र का क्या नाम था? द बंगाल गजट। क्या याद ऐसे रख लेंगे, बंगाल से सब कुछ स्टार्ट हुआ था, तो पहला पेपर भी बंगाल के नाम पे ही है। ठीक है ना, द बंगाल गजट। किसने? जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा। ठीक है ना, हिक्की द्वारा। ठीक है, और क्या किया इसने? और बताइए। मैंने बताया था 1774 में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय। क्या? उच्चतम न्यायालय बना। ठीक है, बताइए इसका न्यायाधीश कौन था तुम्हारा? ठीक है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में। क्या? एक मुख्य न्यायाधीश था। बताएंगे कौन था? एलिजा इम्पे। कौन? एलिजा इम्पे। ये मुख्य न्यायाधीश था तुम्हारा। और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 थे, 1 2 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। क्या क्या होगा नाम? चैम्बर्स, लेमिस्टर, हाइड। है ना, ये 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे तुम्हारा। और जब कलकत्ता बना था, इसका जो फैसला था ना, सिर्फ केवल और केवल बंगाल तक सीमित था। क्या? इसका फैसला केवल बंगाल तक सीमित। ठीक है ना। बाहर के मुकदमे तभी देखता था, बाहर के मुकदमे इसमें तभी देखे जाते थे जब जो है तुम्हारा जब जो है तुम्हारा कि वहाँ के लोग जो है मंजूर, मतलब उस चीज़ को
एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, आप अपने मन से, जैसे कि मैं हूँ, मैं जा कर के बंगाल क्या बोलते हैं आपको, कलकत्ता उच्च न्यायालय में जा कर के, मैं दूसरे स्टेट का हूँ, बंगाल का नहीं हूँ, सहमति से मैं जा कर के वहाँ क्या कर सकता था, तुम्हारा कोई भी फैसला सुनाने के लिए बोलता था कि मेरे पक्ष में फैसला नहीं जा रहा है, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ, मैं जाकर के यहाँ बोल सकता था। मतलब ऐसा इन लोगों ने विधि बनाया था, लेकिन ये केवल बंगाल तक ही सीमित था। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, डालेंगे वॉरेन हेस्टिंगस। इसके समय पर और क्या क्या हुआ जरा याद रखेंगे। ठीक है ना। इसने क्या किया, इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्या रेवेन्यू स्थापित किया। क्या किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्थापित किया था। कब किया था, 1772 में। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है। इसने क्या किया था, संपूर्ण लगान परिषद, संपूर्ण लगान हिसाब के लिए राय रायन, किसके लिए, राय रायन की नियुक्ति किया इसने। ठीक है ना। और प्रथम भारतीय कौन था इसका, प्रथम जो भारतीय होगा, नाम बताएंगे कौन था, राजबल्लभ। कौन था, राजबल्लभ। कौन था ये राजबल्लभ, दुर्लभ राय का पुत्र था तुम्हारा। कौन था, दुर्लभ राय का पुत्र था। ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखेंगे तुम्हारा। अब हो जाता है तुम्हारा वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में सारी समाप्त। ठीक है। इससे ज़्यादा कभी भी एग्ज़ाम में पूछ नहीं सकता। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ताकि मुझे और हौसला मिले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई है। आप शेयर ज़रूर करें। ठीक है। चलिए, शाइनिंग।